तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा मतलब कि संविधान की हमारी बैठक कैसे बैठी, संविधान सभा में क्या क्या हुआ, ये सब हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो संविधान जो है हमारा, वो एक हमारा वृहद कानूनी दस्तावेज होता है, मतलब कि ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट है। ये पूछा जाता है, हमारा क्वेश्चन में भी आ जाता है कि हमारा संविधान कैसा है, तो ये ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट है। इसी के आधार पर हमारी जो देश की शासन व्यवस्था है उसका संचालन किया जाता है। ठीक है, तो सर उसको चलाने के लिए हमारे 3 ही पिलर होते हैं। ठीक है, सरकार को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक विधायिका होती है जो हमारे कानून बनाती है, या फिर कार्यपालिका होती है जो हमारे कानून लागू करती है, और फिर इसके बाद न्यायपालिका होती है जो हमारा न्याय दिलाती है अगर कुछ भी हमारी कमी हो गई है, कुछ भी हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, विधायिका, विधायक को लेजिस्लेचर बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और न्यायपालिका को जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, विधायिका, विधायिका का मतलब क्या है, जो कानून को निर्माण कराने वाली संस्था को हम विधायिका कहते हैं। ठीक है, तो विधायिका भी हमारी दो पार्ट में बटी हुई है, एक केंद्र के लिए जो सेंट्रल जिसे बोलते हैं, एक प्रांत जिसे राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र में क्या होता है, केंद्र में संघ विधायिका होती है, इसमें संघ सूची के विशेष विषयों पर कानून बनाने की संस्था होती है, ये संसद करती है। ठीक है, संघ मतलब यूनियन वाला। तो जो हमारे संघ सूची में विषय होते हैं वो 100 होते हैं हमारे। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछता है कि संघ सूची हमारे कितने विषय होते हैं, तुम्हारे 100 विषय होते हैं। और जो प्रांतीय विधायिका है, इसमें जो होता है हमारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संस्था होती है, जो इसमें राज्य के कानून बनते हैं, ये प्रांतीय विधानमंडल होता है। ठीक है, इसमें तो राज्य सूची में विषय हमारे 61 होते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि संघ सूची मतलब यूनियन में, स्टेट में, सेंट्रल जिसे बोलते हैं, इसमें कितने हमारे विषय होते हैं और राज्य में कितने विषय होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमारी जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका हमारे कानूनों को लागू करने की संस्था होती है। ठीक है, कि हम कानून को कैसे लागू करेंगे ये हमें कार्यपालिका में पता चलता है। तो कानून के आधार पर ही शासन करने वाली संस्था को हम ये बोलते हैं, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। ठीक है, तो ये भी हमारे जो हमारा कानून लागू हमारा 2 टाइप से होता है, एक केंद्र के लिए, एक प्रांत के लिए। तो केंद्र में क्या होता है, हमारा संघीय मंत्रिपरिषद होता है, संसद के द्वारा निर्मित कानून को लागू करवाया जाता है इसमें। और प्रांतीय हमारा राज्य के मंत्रिपरिषद होता है, इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कराया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसमें न्याय करने वाली संस्था को हम न्यायपालिका बोलते हैं। ये एक स्तरीय होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 मैडम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, मतलब कि जैसे पंचायत हो गया, ये सब उसमें आते हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर ये हमारी नगर पंचायत है या पंचायत जो आती है ये आती है इसमें। ठीक है, तो एकात्मक एवं एकत्र की व्यवस्था होती है हमारी। तो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, हमारा फिर से देख लो, हमारा संविधान जो है निर्मित है, लिखित है और विशाल है। कि हमारा जो संविधान है हाथ से लिखा हुआ है, हमारा संविधान बनाया गया है कई सारे संविधानों की स्टडी करके, 60 देशों के संविधान को मैं पढ़ा तब जाकर हमारा संविधान बना। और हमारा संविधान बहुत विशाल है। विशाल का मतलब ऐसा है कि इसमें हमारे 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अब हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, इसलिए हमारा बहुत विशाल है संविधान है। संविधान कानून का समुच्चय है, कानूनों का संग्रह है। ठीक है, इसमें सब कुछ पता लिखा रहता है कि इसमें कानून क्या क्या किससे कैसे चलेगा। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हमारा संविधान कैसे बना, कैसे इसकी मांग उठी, क्या क्या हुआ, तो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले होता है संविधान सभा की मांग। जो हमारी संविधान सभा की मांग हुई थी वो हमारे 3 टाइप से हुई थी, यानी अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और प्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष को हम इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, सांकेतिक को टोकन डिमांड बोलते हैं, और प्रत्यक्ष को हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष डिमांड जो हमारी की थी वो हमारी बाल गंगाधर तिलक सर ने की थी और दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। ठीक है, और सांकेतिक मांग जिसे टोकन डिमांड बोलते हैं, हमारी महात्मा गांधी ने की थी, तेज बहादुर सुप्रीयो ने की थी, और नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट ये हमारी टोकन डिमांड में आई थी, और नेहरू रिपोर्ट के हमारे अध्यक्ष यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, जो हमारी प्रत्यक्ष डिमांड थी, जो डायरेक्ट मुँह पर डिमांड मांगी गई थी, वो मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसको हम एम एन रॉय बोलते हैं, कांग्रेस अधिवेशन, और इसमें नेहरू रिपोर्ट है। ठीक है, तो मानवेंद्र नाथ, पूरा नाम इसका नरेंद्र भट्टाचार्य मानवेंद्र नाथ का पूरा नाम जो है नरेंद्र भट्टाचार्य, साम्यवाद विचारधारक थे। ठीक है, ये मैं याद रखनी, एम एन रॉय आएगा ना, मानवेंद्र नाथ इसका पूरा अगर बोलेगा तो नरेंद्र भट्टाचार्य। ठीक है, अब देखो, अब आता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष मांग। जो हमारी अप्रत्यक्ष मांग है
वो किस टाइप से मांगी गई थी, ठीक है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर जी के द्वारा 1895 में स्वराज बिल प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इन्होंने प्रस्तुत किया था, और ये ना ये एक कानूनी दस्तावेज था, मतलब कि पूरा लीगल डॉक्यूमेंट था, जैसे कि कानून के द्वारा पूरा होता है ना, कि पूरी एक चीज़ सब लीगल थी इसमें, ठीक है। कोई ऐसा नहीं था कि हमने ऐसी एप्लीकेशन लिख दी हो, ये पूरा लीगल डॉक्यूमेंट था। इसकी भाषा कानूनी थी, पूरे प्योर कानून के आधार पर था। इसमें जो हमारे 110 लेख थे, जिसको हम प्रोविजन और रिट्स भी बोलते हैं, जिसमें भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है, कि भारतीयों के कुछ फंडामेंटल राइट्स उनको मिलने चाहिए। अब जैसे वो फंडामेंटल राइट्स क्या थे, जैसे ये था कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको प्रोफेटेड डाइसी की विधि के शासन से लिया गया था, ठीक है। कानून किसी भी व्यक्ति संस्था से सर्वोच्च है, सभी कानून के दायरे में आते हैं, ये सब प्रोफेसर डाइसी के उसमें है, ठीक है। ये कानून किसी भी व्यक्ति संस्था से सबसे ऊपर है, ठीक है। ये इसमें प्रोफेसर डाइसी वाले विधि में बताया गया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज बिल प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांगी थी, यानी राइट टू स्पीच में बोलने की आज़ादी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा अगर कुछ भी बोल देगा तो उसको अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल देते थे, तो इसलिए उन्होंने बोलने की आज़ादी मांगी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे दादा भाई निरोजी जी आते हैं। दादा भाई निरोजी जी ने कल 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष, ये कांग्रेस के अध्यक्ष इस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वराज शब्द सबसे पहले किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया और कब किया गया, तो दादा भाई निरोजी ने किया था 1906 में, ठीक है। तो एक ये चीज़ है दादा भाई निरोजी को, देखो इसमें लिख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दादा भाई निरोजी को हम जो बोलते हैं, ये द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से ही बोलते हैं इनको, ठीक है। और मिस्टर नेहरू मार्जिन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता की थी। दादा भाई निरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब ये पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, ये भी ये थे। इनके बारे में कुछ, दादा भाई निरोजी के बारे में कुछ बातें जो याद रखनी चाहिए। तो हमारी जो एथिक्स मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक जी और दादा भाई निरोजी के लिए थी, इन्होंने ही की थी, ठीक है। उसके बाद आती है मेरी सांकेतिक मांग, जिसको हम टोकन डिमांड बोलते हैं। तो टोकन डिमांड में क्या होता है, महात्मा गांधी जी 1922 में इन्होंने कहा था कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा है, मतलब डिज़ायर है, कि अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई विभाग। मतलब कि ये है, इनका कहने का मतलब ये था कि स्वराज जो है हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका मर्जी से होगा, कि किसी का अंग्रेज उपहार में नहीं देंगे उसको, ये ये हमारा हक है। ये इन्होंने गांधी जी ने बोला था यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी 1922 में, ठीक है। अब ये पूछा था कि ये किसने बोला था कि लोगों की इच्छा नहीं, ये एक इच्छा है, किसी का दिया हुआ उपहार नहीं है, ये ऐसा गांधी जी ने बोला था। एक हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आता है कि तेज बहादुर सुप्रू, ठीक है, उन्होंने 1934 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया था। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये आएगा, किसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया, तो आंसर होगा तेज बहादुर सुप्रू, ठीक है। अब 1925 में दिल्ली में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्या लगा सर्वदलीय सम्मेलन में गांधी जी इस बिल को रखते हैं। ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1934 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किसने प्रस्तुत किया, तेज बहादुर सुप्रू ने, ठीक है। तो उसके बाद हमारी 23, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23 अगस्त 1928 को हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 23 अगस्त 1928 को, और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था, अब यहाँ देखते हैं, देखिए। तो हाँ, तो इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था, भारतीय संविधान का प्राक रूप कहा जाता है। भारतीय संविधान मतलब नेहरू रिपोर्ट में ओल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ठीक है। तो इसकी कुछ सिफारिशें थी, प्रमुख सिफारिशें, अगर साफ दिख रहा हो तो, ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे कि कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की भांति भारत को भी एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि डोमिनियन स्टेट का मतलब कि जो ऐसा लोकतांत्रिक अधिकार होगा जो ऐसे लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, मतलब जिसमें निर्वाचित अधिकार होते हैं, जिसमें हम
कुछ भी अधिकार है वो हम मूल निवासी को दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है कि सरकार क्या बोलेगी, जो भी अधिकार बनाने होंगे हम खुद बना लेंगे। लेकिन इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो वही होता है जो अभी हमारे ऊपर रूल कर रहा है। जैसे कि उस टाइम ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश हमारे पर रूल कर रहे हैं, वो तो हेड ऑफ स्टेट रहेंगे ही, लेकिन हमारे जो छोटे मोटे अधिकार हैं वो हम खुद बना सकते हैं, ये ऐसा था, ठीक है। तो भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये एक उसमें सिफारिश ये थी कि भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएँ। अधिकार प्रदान वही किए जाएंगे जैसे उसमें था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटियों के स्थानों का आरक्षण, ठीक है, उनके लिए आरक्षण मांगा था जो भी हम माइनॉरिटी हैं, जैसे कम्युनिकल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। अब भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना, एक फेडरल सिस्टम की मांग की गई थी। ये सब इसमें हमारे नेहरू रिपोर्ट में था, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसको हम ओल्ड वर्जन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट को। और नेहरू रिपोर्ट हमारी कब आई थी? 23 अगस्त 1928 को हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अप्रत्यक्ष मांग होती है जिसको हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, प्रत्यक्ष मांग, इसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, जिसको हमारे एम.एन. रॉय जी ने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में, ठीक है। वास्तविक नाम इनका नरेंद्र भट्टाचार्य है, ठीक है, मैंने पहले बताया था, नरेंद्र भट्टाचार्य इनका एम.एन. रॉय का नाम है, ठीक है। तो 1935 में कांग्रेस ने इसी प्रकार की मांग की थी, 1935 में इसी प्रकार की मांग की थी। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 37 में फैजपुर अधिवेशन हुआ, गाँव में होने वाला प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में इन मांगों को दोबारा दोहराया, ठीक है। इसमें चलो इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की थी 1934 में। उसके बाद हमारा हरिपुरा अधिवेशन होता है। ये भी पूछता है, हरिपुरा अधिवेशन हमारा 1938 में हुआ था, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता हमारी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ठीक है। तो इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जब भाषण दिया नेहरू जी ने, इस अधिवेशन में नेहरू जी ने भाषण दिया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित होगा। मतलब ये था कि हमारा जो संविधान बनेगा वो ब्रिटिश इसमें कुछ भी दखल नहीं देंगे, वो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे और हम एक संविधान सभा बनाकर तब बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कुछ। अब आता हमारा मेन कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अब क्या क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास 3 प्रस्ताव आए थे, ठीक है। सबसे पहले हमारा अगस्त प्रस्ताव आया ब्रिटिश और अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव ये पूछता है कि कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अब देखो अगस्त प्रस्ताव है तो अगस्त में आया होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को आया। इसके वायसराय गवर्नर जनरल हमारे लिन लियांगोतो थे, ठीक है। कारण इसका क्या था? इसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, मतलब अब देखो, अब आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से 1945 तक हुआ था। अब देखो जब 39 से हुआ था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। अब देखो ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जो थे उस वर्ल्ड वॉर में हार रहे थे, तो उन्होंने भारतीयों की सहायता लेने के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा। तो कारण ये था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या प्रोविज़न थे? तो अब भारत का जो था उसमें उन्होंने बोला कि हम भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा देंगे। और डोमिनेट स्टेट का मतलब वही होता है कि जो इसमें भारतीय हैं, मतलब जो भी इसमें होते हैं, वो अपने आप निर्वाचन कैसे करना है उसका निर्णय ले सकते हैं, ये मतलब होता है, ठीक है। तो डोमिनेट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और काउंसिल ऑफ वाइसराय के कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये है, इस काउंसिल का गठन किया जाएगा कि ये वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, कि ठीक है, ये क्यों हुआ उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये काउंसिल बनाई जाएगी और इसमें हमारे भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा जो ये पता लगाएं, ठीक है। ये इनके प्रोविज़न थे कि हम ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद इसने बोला कि वॉर काउंसिलेशन काउंसिल, यानी एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे, भारतीयों को शामिल करेंगे, इसमें भी एक युद्ध सलाहकार होगा, ठीक है। युद्ध के कारणों की जाँच करेंगे, वॉर काउंसिल था। अब देखो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे
जितने भी अल्पसंख्यक होंगे उनकी हितों की रक्षा की जाएगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये सब उन्होंने बोला था कि अगर आप हमारे साथ युद्ध में शामिल होगे तो हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? लेकिन ये तो वाली बात हो गई ना कि अंग्रेज़ हमसे मदद मांग रहे हैं और बस ये ऐसा है कि खैरात में देना है, ये हमारा अधिकार है कि जो हम ऐसे ही बस बोल रहे हैं। फिर इसका निष्कर्ष निकला कि हमने उस वर्ल्ड वॉर में शामिल होने से मना कर दिया। तो जब हमने साफ मना कर दिया तो उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि उनको लगा कि भारतीयों का भी कुछ ना कुछ है, ठीक है, तो कुछ पावर है। तो उस चीज़ का निष्कर्ष ये निकला कि अंग्रेज़ों के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों का स्वयं संविधान निर्माण करेंगे। इसके बाद ये हुआ कि ये सोचा उन्होंने कि हाँ हम अब ये संविधान निर्माण करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और भारतीयों को उसमें शामिल किया गया, ठीक है। पहली बार इसमें भारतीय शामिल है। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन इसमें फिर से 22 मार्च 1942 को आता है। ये फिर से आता है। अध्यक्ष कौन थे इसके? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये हमारे बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव भी थे, ठीक है। ये एकल सदस्य मिशन था, सिंगल मेंबर मिशन। इसका भी कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए फिर से इन्होंने भारतीयों का सहयोग लेने के लिए गया। फिर इसके प्रावधान क्या निकले कि हम इस बार इनको क्या क्या देंगे। इन्होंने ये बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद किया जाएगा, उसी के आधार पर देश का संविधान निर्मित होगा, ये उन्होंने अंग्रेज़ों ने बोला। फिर भारतीयों की मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और अंग्रेज क्रिप्स मिशन में औपनिवेशिक स्वेच्छा डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए था। मतलब कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें डोमिनेंट स्टेट का दर्जा भी नहीं चाहिए। अंग्रेज़ हम ये बोल रहे थे कि अंग्रेज़ हमको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे, पर नहीं, क्योंकि डोमिनेंट स्टेट में हेड ऑफ स्टेट तो वही होता है जो रूल कर रहा होता है, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हमारी रहेगी। ये अंग्रेज बोल रहे हैं कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं खत्म होगा हमारी सुरक्षा वो करेंगे। अब जिनको खुद की सुरक्षा के लाले पड़े हमारी सुरक्षा क्या करेंगे, ये तो पहले वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद इस मिशन को मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर दिया था। मतलब उन्होंने मना करते कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटकर अलग अलग संविधान बनाओ। ये मुस्लिम लीग बोल रहा था कि भारत को 2 हिस्सों में बांटो, ठीक है, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान, तब संविधान बनाओ। ऐसा मुस्लिम लीग की वो थी, क्या बोलते हैं, डिमांड थी। लेकिन ये अंग्रेजों ने मना कर दी, ठीक है। मुस्लिम लीग की इस मांग को स्टैफोर्ड क्रिप्स ने स्वीकार कर दिया था, ठीक है, उन्होंने माना नहीं। फिर महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और बाद में जोड़ा दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ये वर्ड जोड़ा जाता है। मतलब ये था कि अंग्रेज का यहाँ पर दिवालिया निकल चुका था और ऐसी ऐसी बातें बोला कि हम ये देंगे वो देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, फिर आता है कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन क्या होता है कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हमारा समाप्त हो गया था तो कैबिनेट मिशन हमारा 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ये पूछा था कब आया कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट इस तरह के मंत्रियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसका प्लान प्रस्तुत हुआ था 16 मई को, ठीक है। मेन ये है। फिर इसके अध्यक्ष हमारे 3 थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स जो हमारे क्रिप्स मिशन में आए थे, फिर A.V. अलेक्जेंडर, ये हमारे 3 इसमें अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखो कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया, दिल्ली पहुंचा था। प्लान प्रस्तुत 16 मई को। अध्यक्ष हमारे 3 थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमारे क्लीमेंट एटली थे, ठीक है, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। संविधान सभा का गठन हमारा कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, ठीक है। अब देखो ये होता है जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे इसमें हमारे ये 2 भागों में डिवाइड थे, ठीक है। एक तो इसमें 11 ये मुख्य, इसमें 11 प्रांत इसमें थे और 4 प्रांत इसमें थे। इसमें मुख्य प्रशासक गवर्नर था और इसमें जो होगा इसमें हमारा जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के उससे होता था हमारा, जिसमें 11 प्रांत थे। जैसे 11 प्रांत क्या होते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बम्बई, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत। इसमें पहले से ही प्रांतीय विधानसभा उपस्थित थी, ठीक है। और 4 जो थे हमारे मुख्य प्रशासक, इसमें चीफ कमिश्नर, मुख्य प्रशासक चीफ कमिश्नर होता है। और इसमें 4 जो थे हमारे, दिल्ली था, अजमेर था, मावाड़ था, दिल्ली अजमेर मावाड़, ये अजमेर मावाड़ एक ही जगह, कुर्ग जिसको कर्नाटक बोलते हैं, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये सब थे, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 15 थे। अभी इसमें क्या था, कुछ हमारी प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये होता है कि जो देसी रियासतें होती, मतलब प्रशासक इसमें जो भी शासन करता है वो राजा, महाराजा, नवाब ये सब करते थे, ठीक है। तो इनकी संख्या लगभग 550 थी, ठीक है। अब देखो जैसा ऐसा है,
ये ब्रिटिश भारत प्रांत था, है नहीं। इसमें हमारे 15 प्रांत हैं, ठीक है, और कुछ देसी रियासतें हैं जिसमें हमारे राजा महाराजा हमारे वो करते हैं, शासन करते हैं। तो हमारा जो संविधान सभा की बैठक बनेगी तो उसमें ये था कि हमारे ब्रिटिश प्रांत में से इनमें से जो भी सदस्य आएंगे वो हमारे निर्वाचित होकर आएंगे, मतलब कि इलेक्शन होकर आएंगे, ठीक है। और जो ये जो देसी रियासतें हैं इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो वहाँ के जो राजा महाराजा राज कर रहे हैं जो भी है, तो उनके सदस्य नॉमिनेट करेंगे कि हम किसको उस बैठक में बिठाना चाहते हैं, ठीक है। ये है बेसिकली, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि हमारे कोई पार्टी का मेंबर खड़ा हो जाता है, फिर हमको इलेक्शन देते हैं, ठीक है। इलेक्शन दे वोट देकर उसको हम जिताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है कि नॉमिनेटेड में क्या होता है कि हम जैसे कि 10 बंदे हैं, 10 बंदे में से हम किसको प्रधान बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम नॉमिनेट करते हैं कि सब अपना अपना वो दे दे कि मत कि हम इसको बनाएंगे। तो ऐसा था कि वहाँ से कुछ प्रिंसली स्टेट से कुछ वो आएंगे मेंबर और यहाँ से चुन के आएंगे, ठीक है। तो अब चलो पहले आगे देखते हैं। तो 11 प्रांतों में पहले से ही प्रांतीय विधानसभा उपस्थित थी, ठीक है। तो सदस्यों को जो चुना जाएगा जनता के द्वारा चुना जाएगा, और सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार प्राप्त नहीं था बल्कि सीमित मताधिकार था। जिनके पास इनकम का सोर्स ये तो पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ वही यहाँ पर आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि जनता हमें किसको मत देती है, तो विधानसभा क्षेत्र में एमएलए निकल के आता है, उसकी आयु 18+ होनी चाहिए, ठीक है। और क्या आपको याद करना, हाँ, ऐसी विधान परिषद सदस्य जिसको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। इसमें भी सीमित मताधिकार होता है कि मतलब बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, टीचर या फिर पंचायत का कोई बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो सर सबसे पहले जो होता संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव मतलब कि हमारी बैठक बैठी, उसके बाद चुनाव हमारा जुलाई अगस्त में हुआ 1946 में। परिणाम हमारा अक्टूबर नवंबर में आ गया था। मैं देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब वो 2-3 महीने में हमारा परिणाम आ गया था। तो इसके बाद क्या होता है, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रांतीय असेंबली में वोट दिया था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों का चुनाव हुआ। देसी रियासतों में से जो भी देसी रियासतें थीं उनमें से नॉमिनेशन करा, जो भी उठ कर आए वहाँ पर। तो ये था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। 10 लाख में से एक बंदे की सीट, ऐसा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव 3 प्रमुख सदस्यों के मध्य सीटों का निर्धारण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह सामान्य कुछ भी है। तो बंगाल असेंबली जी, तो ये एक एग्जाम्पल है जैसे कि बंगाल असेंबली है। बंगाल असेंबली में क्या हुआ था उसमें मान लो कि 20 सदस्य हैं, तो 20 जो चुनाव क्षेत्र हैं सीमित मताधिकार है, वहाँ पर है ना कि मान लो अगर किसी को अपना मुस्लिम पक्ष खड़ा करना है तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। ये टाइप था कि वहाँ पर कि हर प्रांत से हर धर्म से बंदा आने का, ठीक है। तो बेसिकली जो क्या होता है फिर वहाँ पे हमारा ना सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुई, तो उसके बाद हमारा रिजल्ट आया। तो इस चुनाव में क्षेत्र जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है यहाँ उम्मीदवार मुस्लिम, ये एक चीज़ थी जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम होंगे वहाँ का जो उम्मीदवार होगा मुस्लिम ही होगा, ठीक है। जैसे कि बंगाल असेंबली मान लो कि अगर यहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम थे तो वहाँ पर मुस्लिम ही मत वो होगा मेंबर, ठीक है। तो ऐसा हुआ। फिर तो टोटल जो हमारे वो मेंबर आए वो 389 आए, ठीक है। अब 389 में से जो हमारे ब्रिटिश प्रांत के मेंबर थे वो 296 थे, और देसी रियासती से हमारे 93 आए, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सी जो देसी रियासतें थी ना, तो वो अपना ही अलग वो चाहती थी संविधान, इसलिए वो आना ही नहीं चाहती थी। फिर भी जिसमें से कुछ आए, 93 आए। तो उसके बाद ब्रिटिश प्रांत में जो 296 में से गवर्नर के प्रांत 11 और मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 ये हमारे निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 292 हमारी इसकी सीटें रहीं और 4 सीट इसकी रहीं, तो 296 इसका हो गया, ठीक है। और हमारा देसी रियासतें तो हमारी 93 थी। तो इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम को 73 सीटें मिली। मुस्लिम को बहुत कम सीटें मिली, मुस्लिम को उम्मीद थी कि हमारी ज़्यादा सीटें मिलेंगी, पर ऐसा नहीं होता। अन्य को हमारी 15 सीट मिली थी, जिसमें 8 निर्दलीय थी और 7 में से ये सब पार्टियों के नाम थे, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि हमारे 389 हमारे यहाँ पर सीट आई, उसमें से 296 BC प्रांत के लिए थी, देसी रहे इसलिए 93 थी,
और इसमें से भी हमारी ब्रिटिश प्रांत में भी जो 11 प्रांत थे उसके लिए 292 थी, और 4 हमारी प्रत्येक प्रांत जैसे कि 4 वो थे, दिल्ली था, अजमेर मेवाड़ था, कुर्ग था, इन सब के लिए था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर संविधान सभा का ये निर्माण हुआ था। ठीक है, कि कैसे कैसे संविधान सभा की मेकिंग हुई। अब इन्हीं मेंबर के आधार पर हमारे जो भी है हमारा संविधान सभा बनेगी। संविधान जो भी बनेगा इन्हीं के आधार पर बनेगा। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे संविधान